Now, since we have studied Rutherford's model, the next model that we are going to study is Bohr's model. There was a scientist named as Niels Bohr. तो उनका एक मॉडल है, उसको हम स्टडी करेंगे. और ये मॉडल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, बिकॉज जेई में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस मॉडल पे आते हैं. बेसिक्स वही रहेंगे जो रदरफोर्ड मॉडल के हैं, बस थोड़े से और क्लैरिफिकेशंस है इसमें. तो बोर्स मॉडल में सबसे पहले कुछ पोस्टुलेट्स हैं. तो बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या है? जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो नील्स बोर ने भी यही बोला कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. बट एक स्पेशल ऑर्बिट है जिसका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट. तो नील बोर सजेस्टेड that there are some special orbits which are named as stationary orbits, and उनमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल चीज़ ये है कि अगर उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो even though electron is revolving, even though it is accelerated, but even then it is not emitting any form of energy in the form of electromagnetic radiation as said by Maxwell. नील्स बोर ने सिंपल सी एक चीज़ बोली कि पोस्टुलेट ये है कि न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं. उन ऑर्बिट्स में से कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इन ऑर्बिट्स में अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, देन जैसा कि मैक्सवेल ने कहा था कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड चार्ज, तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करनी है और अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाना है. पर ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं इस पे वो मैक्सवेल्स की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है. अगर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, मतलब उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहेगा. पर अगर इन ऑर्बिट, जैसे ये जो ऑर्बिट्स का नाम आपने सुना के एल, तो के एल एम एन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स. तो के और एल के बीच में भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते थे, बट उन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैक्सवेल की थ्योरी एप्लीकेबल होगी. बट अगर के एल एम इनमें घूमेगा तो वो वाली थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी. तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या हो गया? ये आप लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस which are known as stationary orbits. ये हम लिख ही देते हैं यहाँ पे. There are certain orbits around the nucleus named as stationary orbits in which if electron revolves then it do not lose energy as suggested by Maxwell. तो ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं इनका नाम हमने स्टेशनरी ऑर्बिट रखा. तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा. सो दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 1. पोस्टुलेट नंबर 2 वाज, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि कोई फोर्स तो होनी चाहिए जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है. एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर कुछ चेंज हो रहा है सो देयर नीड्स टू बी सम फोर्स बिहाइंड दैट चेंज. ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए देयर नीड्स टू बी सम फोर्स. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब हम
इस चीज़ में थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद हमें इक्वेशंस मिलेंगी और अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में मैथमेटिक्स इस पे लगाना शुरू करेंगे। तो अभी लॉजिक वही है कि हम जो मॉडल यूज करने वाले हैं दैट इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि ऑर्बिट्स में घूमेगा, नील्स बोर ने उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया कि ये ऑर्बिट्स स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, और इन ऑर्बिट्स में जब वो घूमता है तो मैक्सवेल की थियरी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन अब अगर घूम रहा है तो हमें वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, ये सब की वैल्यूज अब निकालनी है। तो हम एक एक करके अब इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास वेलोसिटी एंड रेडियस दो वेरिएबल्स हैं, तो इन दो वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशंस तो चाहिए। तो अब हम इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे, द नेसेसरी centripetal force required by the electron to revolve around the nucleus is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। So let's suppose the radius is r and let's suppose the velocity with which it is moving is v and the mass of this electron is m, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे that is actually physics equation। एक चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा सर्कुलर मोशन, उसमें एक फॉर्मूला डिराइव करवाया जाएगा जिस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल को एक r डिस्टेंस, एक r रेडियस वाले सर्कल में रिवॉल्व करना है विद अ वेलोसिटी v, तो कितनी फोर्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इज mv²/r, ठीक है। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है लेट्स अज्यूम q1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है q2, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा, तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला k कांस्टेंट इंटू q1 इंटू q2 अपॉन r²। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। तो वेयर r इज द रेडियस, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज अ कांस्टेंट, q1 एंड q2 आर चार्जेस, r इज द रेडियस, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा इसको और प्रिसाइसली लिखते हैं। नाउ लेट्स सपोज दिस एटम इज हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ Z। ये हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं
तो एलिमेंट को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं x z a, where x is the symbol, z is the number of protons, atomic number, and a is mass number. मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन, ठीक है। तो z is the number of protons, मतलब z की वैल्यू अगर 10 होती तो मैं ऐसा बोलता कि इस न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन्स है। अगर एक प्रोटॉन का चार्ज है p तो 10 का हो जाएगा 10p, तो z का हो जाएगा zp। तो q1 की वैल्यू zp है। बट हमें ये तो पता ही है कि एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, इसलिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि Zp की वैल्यू को मैं Ze भी लिख सकता हूँ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि आपने Q2 लिखा है तो Q2 को मैंने डायरेक्टली E लिख दिया। तो इसको आगे हम सॉल्व करने के लिए हम लोग Q1 को जो कि Zp था उसको Ze लिख रहे हैं एंड हम लोग Q2 को E लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी mv² r इज इक्वल टू k, Q1 की जगह पे Ze, Q2 की जगह पे E अपॉन r स्क्वायर, एक r से एक r कट गया, तो mv² इज इक्वल टू k Ze² अपॉन r। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम थोड़ी देर में यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन किस लॉजिक से आई कि जब ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो इसको कंटिन्यूसली घूमते रहने के लिए कोई फोर्स चाहिए, उस फोर्स का नाम होता है mv²r, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन। सेम चीज़ हम सोलर सिस्टम के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे हमारे जो ऑर्बिट्स है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, बट फिर भी हम लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस सन के आसपास अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अर्थ को कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। पर ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का नाम कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो, अल्टीमेटली नाम कुछ भी हो, बस अट्रैक्शन होना चाहिए। तो सन और अर्थ का भी ये लॉजिक है। तो कोई भी चीज़ अगर घूमती हुई आपको दिखती है तो उसका लॉजिक वही होता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। नाउ द सेकेंड इक्वेशन, ये एक ऐसा पोस्टुलेट है जो एक्सपेरिमेंटल है, ये इसको अपन अभी प्रूव नहीं कर सकते हैं। द postulate which was taken by Bohr was the angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is प्लैंक्स कांस्टेंट। हम लोग प्लैंक्स की एक थियरी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसमें एक कांस्टेंट यूज होता है जिसका नाम है h। तो ये जो पोस्टुलेट है बोर्स का, इसमें ये बोला गया है द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमेशा उस चीज का होता है जो एक्चुअली किसी एंगल पे कुछ घूम रहा है। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। सो द एंगुलर मोमेंटम, अगर आप इसको और प्रिसाइसली लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? नॉर्मली मोमेंटम होता है m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। तो mvr इज इक्वल टू n इंटीजर, n is an integer, integral multiple of h upon 2। तो इसको हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं mvr is equal to nh upon 2 pi, और एक्चुअली n क्या है? ऑर्बिट नंबर। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, और m is mass of electron, v is velocity of electron, r is radius of the orbit in which the electron is revolving। तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन भी आ चुका है
ठीक है, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में काफ़ी सारे वेरिएबल्स और काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन है उसको हम पहले देख लेते हैं। ध्यान से देखने वाली बात है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन सब की वैल्यूज आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और वेरिएबल्स कौन कौन से, हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन वेरी करेगा और क्वेश्चन के हिसाब से कौन वेरी नहीं करेगा, वो सब चीजें देखते हैं। तो मास विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। फिर वहां पे वेलोसिटी इज अ वेरिएबल, वेलोसिटी ही तो हमें निकालनी है। उसके बाद के इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जेड इज एक्चुअली अ वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में वेरी कर सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला अगर बोलेगा हाइड्रोजन तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, अगर वो बोलेगा हीलियम तो जेड की वैल्यू 2 हो गई। तो जेड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पर क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि जेड की वैल्यू क्या है। उसके बाद आया ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड ई। देन केम आर इज अ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में चलते हैं। एम इज अ कांस्टेंट हो चुका है, वी एंड आर वेरिएबल्स। एन is a variable which depends upon the question. N is actually orbit number. तो क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट, सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट, कुछ भी ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट बोला था n की वैल्यू 1, थर्ड ऑर्बिट बोला था n की वैल्यू 3। तो क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू चेंज होगी। तो n इज अ वेरिएबल। उसके बाद h इज अ कांस्टेंट, 2 पाई इज ऑब्वियसली अ कांस्टेंट। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई है जिसमें सारे कांस्टेंट्स हैं और ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज तो हमने डाल दी, ठीक है। अब सिंस हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमने जितने भी कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यूज डाल दी, ठीक है। और इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस तरह से हम x और y की दो इक्वेशंस को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक x की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल के, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ तो r की वैल्यू बिकम्स kz² तो आप ये वाली r की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दो तो आपको हर जगह से r गायब हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी और उस वेलोसिटी को आप यहाँ पे डाल दो तो आपको r मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज को डाल देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका पूरा डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो किस तरीके से करना है मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ये दो इक्वेशंस हैं जिनमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, दैट इज v एंड r। क्योंकि z और n वैसे तो मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं, बट वंस द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू तो z और n की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगी। तो हमें मास के e h 2 पाई इन सब की वैल्यूज तो ऑलरेडी पता है बिना क्वेश्चन पढ़े, पर एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो z और n भी पता चल गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ इफेक्टिवली दो ही वेरिएबल्स हैं, v एंड r, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमने इस इक्वेशन में से r का एक्सप्रेशन लिया, इस r के एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, v का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उस v के एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमें r का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो एक्सप्रेशन आएंगे उनमें ये सब कॉन्स्टेंट्स, ये सब वेरिएबल्स होंगे। तो हमने सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज डाल दी, तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा, अब मैं डायरेक्टली आपके लिए फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट इज वेलोसिटी 2.18 into 10 to the power 6 into z by n meter per second and radius 0.529 into n square by z angstrom, ठीक है। So after substituting all the values of constants and by solving both of these equations,
वी गेट दीज टू रिजल्ट्स। मैंने z और n को यहाँ पे क्यों छोड़ दिया है, बिकॉज z और n की वैल्यू तो बिना क्वेश्चन देखे हम कर ही नहीं सकते, तो z और n को ऐसे लिख दिया, बाकी सबकी वैल्यूज डाल दी, तो ये दो रिजल्ट्स आ गए। तो अब बस आपको क्या करना है, अगर मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, चलिए यही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी of an electron revolving in first orbit of hydrogen। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास होता तो फॉर्मूले हमें दोनों यूज करने, ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए, बिकॉज डेरिवेशन इवन दो हमें आता है बट एग्जाम टाइम पर डेरिवेशन करने में काफी टाइम वेस्ट हो सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देख के मुझे दो चीजें पता चल गई, सिंस हाइड्रोजन का नाम लिया गया दैट मींस z इज इक्वल टू 1, और सिंस फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया दैट मींस n इज आल्सो इक्वल टू 1। तो z और n की दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, इन वैल्यूज को डाल दिया तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, रेडियस भी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करूँ आपस में, आपसे रेशोज पूछूं, तो अल्टीमेटली फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के इंडिविजुअल वैल्यूज आ सकती हैं और उसके बाद आप उन वैल्यूज को कुछ भी करो, ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही हमेशा हमें n का वैल्यू मिलेगा और z का वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए z और n की वैल्यू को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी सबको कैलकुलेट करके ये फाइनल रिजल्ट हमने देख लिया। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी इज 2.18 into 10 to the power 6 into 1/1। ठीक है, अगर यहाँ पे हीलियम होता तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 हो जाती, अगर यहाँ पे लिथियम होता तो z की वैल्यू 3 हो जाती, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बस एक चीज अब आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क करके ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। सब कुछ बहुत अच्छा है, इससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बिल्कुल काफी हद तक सही आ रहे हैं, वो सब ठीक है। जो एक स्टार मार्क करके आपको ड्रॉबैक समझना है वो ये है दैट दिस थियरी इज ओनली वैलिड for single electronic species. Bohr's theory is only valid for single electronic species। इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन स्पीशीज में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये फॉर्मूले मैं सिर्फ उनके लिए लगा सकता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कोई ऐसी स्पीशी के बारे में जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हमने इसका डेरिवेशन किया, जब हमने एक्सप्रेशंस निकाले, तो हमने क्या किया, हमने एक न्यूक्लियस एज्यूम किया, उस न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, एनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट उसके बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया और उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिवॉल्व किया। इस थियरी में हमने एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं लिए, क्योंकि अगर एक के अलावा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होता तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आपस में जो रिपल्शन है मुझे उसको भी कंसीडर करना पड़ता, तो ये इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं रहती। तो बोर ने इस चीज को डिराइव करने के लिए ये पॉइंट रखा कि I'll do the calculations only for single electronic species because इलेक्ट्रॉन एक ही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने भी हो सकते हैं, so there is only one form of attraction। अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को भी कंसीडर करना पड़ता और उसकी वजह से ये थियरी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती। तो इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन होगा, या क्वेश्चन में अगर हीलियम के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, तो हीलियम को हमेशा मैं He+ लिखूंगा। उसका रीजन, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ में 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, उसको हमें ज़्यादा कंसीडर नहीं करना फिलहाल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इस पे बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। तो मैंने पहले उस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक को हटा दिया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और अब इस पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। मतलब नाउ यू कैन अप्लाई दीज 2 फॉर्मूले ऑन
हीलियम प्लस। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है पर मुझे एक ही चाहिए, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज ओके। हीलियम के लिए यू नीड टू एक्सपेल 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लिए यू नीड टू एक्सपेल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर वो बोर्स मॉडल के हैं तो एग्जामिनर विल कीप दिस थिंग इन माइंड कि इट शुड बी अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आर एंटरटेन्ड बाय बोर्स मॉडल एंड बोर्स फॉर्मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस थिंग। पहला क्वेश्चन हमने अभी देखा। सेकंड क्वेश्चन, the question is calculate the radius ratio for second orbit of helium plus ion and third orbit of बेरिलियम 3 प्लस ion। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हमें 2 चीज़ों के रेडियस का रेशियो बताना है। मतलब अगर मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्लानिंग करूं, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप उसका एक छोटा सा प्लान बनाओ कि व्हाट डू आई नीड टू डू, विच फॉर्मूला आई नीड टू अप्लाई, और उसके बाद आप सॉल्यूशन शुरू करो। क्योंकि प्लान बनाने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी बहुत सारी अननेसेसरी कैलकुलेशंस बच जाएंगी। बहुत बार ज़्यादा कैलकुलेशंस की वजह से ही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो जहाँ पे भी कैलकुलेशंस अवॉइड हो सकें वहाँ पे आप अवॉइड करो उसको। तो इसका क्वेश्चन ये है कि मुझे हीलियम के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, फिर मुझे बेरिलियम के रेडियस निकालना, फिर इन दोनों का रेशियो निकालना। ठीक है, बेरिलियम के लिए ऑर्बिट नंबर इज गिवन एज 3, हीलियम के लिए ऑर्बिट नंबर इज गिवन एज 2। नाउ सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला तो ऑलरेडी है और ये फॉर्मूले में जो यूनिट है दैट इज एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर्स। तो पहले तो कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। नाउ इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। उसका रीज़न यही है कि पहली बात तो जब आपसे रेशियो पूछा गया है तो चाहे दोनों एंगस्ट्रॉम में हो चाहे दोनों मीटर्स में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो रेशियो में दोनों कट जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 10 टू द पावर -10 और यहाँ पे भी 10 टू द पावर -10 लिखोगे और फिर काट दोगे तो फायदा क्या होगा। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं तो इसको करना विल नॉट बी यूजफुल, इससे बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। नंबर 2, हम एक काम करते हैं हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला तो है, तो हम क्या करते हैं, हम हीलियम के लिए n का वैल्यू और z का वैल्यू डाल के रेडियस निकाल लेते हैं। फिर हम सेम फॉर्मूला यूज करके बेरिलियम के केस में n का वैल्यू और z का वैल्यू। तो पहली बात तो हीलियम के लिए n का वैल्यू इज गिवन टू बी 2 और z का वैल्यू मुझे पता है कि ऑलरेडी 2 ही होता है। ठीक है, दिस इज z का वैल्यू इज 2। और बेरिलियम के लिए n का वैल्यू इज गिवन एज 3 जबकि z का वैल्यू इज 4। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो बेरिलियम 4th नंबर पे आता है तो z इज इक्वल टू 4। तो मुझे हीलियम के लिए n और z दोनों पता है, मुझे बेरिलियम के लिए भी n और z दोनों पता है। तो हमने क्या किया, हमारा कुछ बच्चे जो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हीलियम के लिए लेट्स फाइंड द रेडियस, सो इट इज 0.529 into n square, that is 2 square upon 2 angstrom, that is 0.529 into 2, और फिर इसको सॉल्व करके जो भी है। सिमिलरली वो लोग बेरिलियम के लिए भी यही करेंगे, फॉर्मूला 0.529 into n square, that is 3 square upon 4, और इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकालें।
तो अभी तक आप एक कैलकुलेशन कर चुके हो, आपने रेडियस ऑफ हीलियम निकाल लिया, फिर आपने दूसरा कैलकुलेशन किया बेरिलियम के लिए, आपने रेडियस निकाल लिया है। तो सिंस आपने दोनों कैलकुलेशन किए मतलब आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, और हमारे पास एग्जाम में टाइम ही कम होता है, ठीक है। और अगर आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद आपने रेडियस रेशो निकाला, तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस comes out to be this value x and this value y, so answer is x by y। तो अब आपने तीसरी कैलकुलेशन की। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने टोटल 3 कैलकुलेशंस की, और ये तीनों कैलकुलेशंस उतनी इजी कैलकुलेशंस नहीं थी। तो हो सकता है कि किसी 3 में से कोई एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो और पूरा आंसर गलत हो जाए। Now why am I emphasizing on this thing कि प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर मैं पहले से प्लानिंग करता और मुझे दिखता कि यार रेडियस में तो 0.529 दोनों में ही आ रहा है, और मुझसे किसी ने ये थोड़ी पूछा है कि हीलियम का रेडियस कितना है, मुझसे लोगों ने ये पूछा है कि हीलियम और बेरिलियम के रेडियस का के रेशो क्या है। तो जब आप रेशो लोगे तो दोनों फॉर्मूले में 0.529 तो आएगा, और रेशो में वो 0.529 कट जाएगा। तो जो चीज़ कटने वाली है उसको मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँ इस 2 से। तो सिर्फ 10 सेकेंड की अगर मैं ये प्लानिंग कर लेता तो मेरी 1 मिनट 2 मिनट में मैंने जो कैलकुलेशंस की तो उतना काम मेरा बच जाता, ठीक है। तो कोई नहीं, आगे से हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी है। तो रेडियस का रेशो तो दोनों में 0.529 तो कटने वाला है, सो द ओनली थिंग दैट विल रिमेन इज n²/z। तो हीलियम के लिए n²/z की वैल्यू 2² डिवाइडेड बाय बेरिलियम के लिए है 3²/4। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। सो दिस बिकम्स 2/9/4। ये 4 घूम के ऊपर चला गया, सो द आंसर बिकम्स 8/9। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जेईई मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये उतना टफ भी नहीं है कि जेईई एडवांस में है, बट हाँ टाइम तो सेव करने के लिए हमें जितने भी मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे सिंपल था, पर वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में लग जाएंगे उनके लिए यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए उनको 3 से 4 मिनट या हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए, जबकि एक क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट ही मिलते हैं। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को करने के लिए लिया तो किसी और क्वेश्चन के लिए जो टाइम मिला था वो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस इतनी कैलकुलेशंस की तो कैलकुलेशन एरर का चांस भी बढ़ गया। और जब आप पेपर दोगे तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, पेपर कुछ ऐसा होता है जिसमें अराउंड 3/4 में क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और ये छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आपको ये रफ वर्क और कैलकुलेशंस करने के लिए मिलती है। तो अगर आपने इतनी कैलकुलेशंस की तो ये सारी जगह भर जाएगी। तो अगर एक ही क्वेश्चन के लिए आपने सारी जगह भर दी तो बाकी क्वेश्चंस की आप कैलकुलेशंस कहाँ पे करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजिकल थिंग है, इसको आपको ध्यान देना है। जब आप पहली बार टेस्ट दोगे तब आपको ये चीज़ फील हो जाएगी कि हमें कम से कम कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी है। तो कैलकुलेशन को सेव करने का तरीका क्या है, जस्ट प्लान द क्वेश्चन फॉर फर्स्ट 10, 15, 20 सेकेंड्स, ठीक है। आप इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन शुरू कर दोगे, उससे आपको लगेगा कि मेरा टाइम सेव हो रहा है, बट बिना प्लानिंग के अगर आप शुरू कर दोगे तो बल्कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सिंपल था, बस प्लानिंग की कमी की वजह से हो सकता है क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए टफ हो जाए। तो क्वेश्चन में रेडियस का रेशो पूछा है हमने हीलियम और बेरिलियम दोनों के लिए। इन द कमिंग सेशंस मैं इसको हीलियम ही बोलूँगा, बट एज अ स्टूडेंट अब आपको यू शुड अंडरस्टैंड दैट हीलियम इज एक्चुअली हीलियम प्लस, क्योंकि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो मैंने जब हीलियम बोला और मैं बोर्स मॉडल लगा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम प्लस आयन। सो टेक्निकली इट इज ऑलवेज हीलियम प्लस आयन, ठीक है। तो हीलियम प्लस आयन के लिए हमने एन और जेड की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल ली। बेरिलियम 3+ आयन के लिए भी हमने एन और जेड की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल ली। फिर हमने रेडियस का फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था इसको अप्लाई किया, और फिर अप्लाई करके दोनों का रेशियो निकाला। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आ गया दैट केम आउट टू बी 8/9।
Let's take the next question. If the radius of second orbit of lithium 2 plus ion is x, then find the radius of first orbit of helium plus in terms of x. तो क्वेश्चन ये कि लिथियम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस उन्होंने x मुझे बता दिए। तो अगर लिथियम 2 प्लस आयन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस x है, तो हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा। तो अगर लिथियम के लिए x है तो हीलियम के लिए कितना होने वाला है, ये मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। तो सबसे पहले तो सिंस रेडियस की बात चल रही है तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। ठीक है, अब मैं लिथियम के लिए सोचता हूँ कि अगर लिथियम की बात हो रही है तो इसके लिए n का वैल्यू इज सेकेंड ऑर्बिट दैट इज 2 और इसके लिए z का वैल्यू इज, एंड सिमिलरली सिंस हीलियम की भी बात होगी तो इसके लिए n का वैल्यू इज फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 1 और इसके लिए z का वैल्यू इज 2। अब हम लिथियम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड एवरी आंसर विल कम इन एंगस्ट्रॉम, बट सिंस मुझे x के टर्म्स में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ध्यान रखना आपको कि ये जो फॉर्मूला है ये एंगस्ट्रॉम में है। तो कभी कभी जानबूझ के क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट देते हैं कि अगर आप एंगस्ट्रॉम में रेडियस निकालोगे और उसको यूज करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो उस केस में आपको एंगस्ट्रॉम को यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो उसका कन्वर्जन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिथियम के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस विल बी 0.529 इनटू n की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, और अगर मैं हीलियम के बारे में बात करूं, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस का रेडियस एक्चुअली क्या होना चाहिए, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। वो होना चाहिए लिथियम का रेडियस, ये होना चाहिए हीलियम का रेडियस। अब कुछ लोग इसको क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ लिथियम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना शुरू कर देंगे और पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे कि x का वैल्यू क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि लिथियम के सेकंड ऑर्बिट का जो भी रेडियस है मैं उसको x बोलता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपसे किसी ने नहीं पूछा कि x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो आपके अगले 30 से 40 सेकेंड इसमें लगने वाले हैं। तो ये 40 सेकेंड एक्चुअली वेस्टेज है, बिकॉज नोबडी हैज आस्क्ड यू about what is the exact value of x. The question is simply what is the value of radius of helium in terms of x. So let's suppose that is y. तो आपको बस y की वैल्यू बतानी है in terms of x. ठीक है, तो आप क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? बात वही है कि इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर दें तो मुझे x और y का रेशो मिल जाएगा। दैट मीन्स मुझे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगी। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.529 से 0.529 कट गया, सो दैट बिकम 2 का स्क्वायर दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2 गिव्स यू x बाय y। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला गया तो ये बन गया 8/3 इज इक्वल टू x बाय y। सो अल्टीमेटली y बिकम्स 3x बाय 8। ठीक है, तो मुझे ये पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम इन टर्म्स ऑफ x, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 3x बाय 8। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ लोग अगर बिना प्लानिंग के शुरू करते तो हो सकता है कि वो लोग कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x
एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, देन x और y में क्या रिलेशन है। तो कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कैलकुलेशंस के भी मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट रेशो लेंगे तो ये जो मुश्किल चीज़ है 0.529 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है ही, तो ये चीज़ डायरेक्टली कट जाएगी तो मेरे पास एक ईजी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में इस अप्रोच के साथ चलते हो जहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड प्लानिंग करते हो और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट अगर आपने कैलकुलेशंस करने में टाइम वेस्ट किया और उसकी वजह से जो नेसेसरी जो इविल्स हो सकते हैं साथ में, दैट इज़ कैलकुलेशन एरर्स, अगर वो सब हो गए तो एक इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो नेग्लिजेंस की वजह से गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि गिनती के कुछ फॉर्मूले, वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बस उनके एप्लीकेशन को लेके आपको टाइम कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना। लेट्स डू अ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन दिस। Which of the following is correct? Option A, radius of hydrogen is more than radius of helium plus is more than radius of lithium 2 plus is more than radius of beryllium 3 plus for first orbit। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और वो चारों ऑप्शंस कैसे हैं? वो चारों ऑप्शंस हैं कि किसी में हाइड्रोजन आ गया, किसी में लिथियम आ गया, किसी में बेरिलियम आ गया, और हमें ये बताना है कि उन सब के रेडियस का ऑर्डर सेम है या नहीं। ठीक है, तो सबका फर्स्ट ऑर्बिट लेना है और हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो z की वैल्यू 1, हीलियम के लिए बात हो रही है तो z की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो मैं बाकी 3 ऑप्शंस अभी नहीं लिखता हूँ, ऑप्शंस लिखने में एक्चुअली टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, हम लोग अभी क्या सिचुएशन लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, और अगर ये गलत है तो सही क्या है, मतलब किसका रेडियस ज़्यादा है, किसका रेडियस कम है, हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रेडियस का फॉर्मूला हर एलिमेंट के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम प्लस हो, चाहे लिथियम हो, कुछ भी हो, सबके लिए 0.529 इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो सारी चीज है वो n² पे आ गई है। तो n² की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? तो देखते हैं। मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 0.529 इंटू 1² अपॉन 1। अगर मैं हीलियम की बात करूं 0.529 इंटू 1/2। अगर मैं लिथियम की बात करूं, दैट इज लिथियम 2 प्लस आयन, तो 0.529 इंटू n²/3। और बेरिलियम के लिए, बेरिलियम 3 प्लस के लिए 0.529 इंटू n²/4। ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन के लिए रेडियस इज मोर, हीलियम के लिए इट्स लेस, लिथियम के लिए इट्स इवन लेसर एंड लेसर फॉर बेरिलियम। तो ये ही ठीक है। तो अगर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो तीनों गलत हो गए, यही सही हो गया। ठीक है, अब अगेन इस क्वेश्चन को कुछ लोग जबरदस्ती टफ बना लेते हैं। कैसे? वो इन सबको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, 0.529/2 की वैल्यू निकालेंगे, 0.529/3 की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनली कंपेयर करेंगे। सिर्फ 10 सेकंड की प्लानिंग कि सिंस 0.529 तो सब में कॉमन है ही, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ n² की वैल्यू देखनी है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So next question is, if the velocity of an electron in first orbit of hydrogen atom
is v, then what will be the velocity of third orbit of an electron in third orbit of lithium 2+। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v1 या सिंपल v, देन लिथियम के थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v कितनी हो। तो इस केस में सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो सॉल्यूशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला इज 2.18 into 10 to the power 6 into z by n मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली सिंस एक का वैल्यू v है तो दूसरे का उसके टर्म्स में बताना है, तो मुझे 2.18 into 10 to the power 6 से सबको मल्टीप्लाई करने की अगेन ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूं तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज z की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1। और अगर हम लिथियम के लिए देखें तो वेलोसिटी ऑफ लिथियम इज z का वैल्यू 3 और n का वैल्यू भी 3। तो अल्टीमेटली 3 से 3 कट गया तो 1/1 आ गया। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और वेलोसिटी ऑफ लिथियम तो सेम ही हुए। तो आंसर इज वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2+ इज, ठीक है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, हमने सिंपल कैलकुलेशंस की और हमने देख लिया कि दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो आंसर इज हीलियम, हाइड्रोजन का अगर v है तो लिथियम का भी v है। The next question, in a certain electronic transition in hydrogen atoms from an initial state 1, from an initial state to a final state, the difference in radius r1 minus r2 modulus is 24 times the first orbit radius. Identify the transition. Option A 5 to 1, option B 25 to 1, option C 8 to 3 and option D। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसने एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन किया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिशंस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, और उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी चाहिए। तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो कितनी एनर्जी एमिट होती है, वो सब हम आगे डिटेल में देखेंगे, उसके अलग फॉर्मूले हैं। बट फिलहाल हमें बस ये बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी n1 स्टेट से n2 स्टेट में गया, ठीक है। तो उसकी n1 स्टेट में कुछ रेडियस थी r1
विच इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट अपॉन दैट फॉर्मूला। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? रेडियस इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पहली स्टेट n1 में उसका रेडियस था r1 और बाद वाली स्टेट n2 में उसका रेडियस हो गया r2, ठीक है। और अब हमसे ये बोला गया कि जो उसका शुरू में स्टेट था r1 और जो बाद में स्टेट है r2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है r1 माइनस r2 का जो डिफरेंस है दैट इज 24 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस, दैट इज r1, ठीक है। तो r1 माइनस r2 इज 24 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेडियस दैट इज r1। तो अब इस चीज को सोचते हुए हमें ध्यान देना है कि इन सब में कौन सा ट्रांजिशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंस हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये रहा हाइड्रोजन, तो Z का वैल्यू तो पहली 1 हो गया और 0.529 तो सब में कॉमन ही है। सो द ओनली थिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग इज n स्क्वायर। तो जब मैं r1 निकालूंगा तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें n1 स्क्वायर होगा, तो 0.529 इंटू n1 स्क्वायर बाय z माइनस 0.529 इंटू n2 स्क्वायर बाय z। तो 0.529 और z तो कॉमन आ जाएंगे, तो बेसिकली n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू शुड बी प्रोपोर्शनल टू 24, ठीक है। तो डायरेक्टली मुझे जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है दैट इज ऑप्शन ए 5 से 1, बिकॉज 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 24। किसी और के लिए ऐसा नहीं होगा। 6 का स्क्वायर इज 36, 5 का स्क्वायर इज 25, दोनों का सब्ट्रैक्शन 24 के बराबर नहीं है। सिमिलरली 25 से 1, अगर आप 25 माइनस 1 करो तो लगेगा 24 है। तो काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज कर देते हैं कि आंसर शायद ही होगा, बट एक्चुअली जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो n की जगह n स्क्वायर होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 25 का स्क्वायर विल गिव यू 625, तो 625 माइनस 1 विल गिव यू 624। तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी लंबा लग रहा था, ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हमने बस ये सोचा कि शुरू में जहाँ पे था और बाद में जहाँ पे है, इन दोनों की जब आप रेडियस निकालोगे तो n का स्क्वायर आएगा, बाकी सब चीज़ें। और 24 टाइम्स जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पे भी 24 के साथ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड आएगा, बट ये तो n की वैल्यू 1 है, तो 0.529 और z तो कट ही जाएगा। सो अल्टीमेटली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि शुरू में एक पॉइंट था जब वो घूम रहा था किसी ऑर्बिट में, बाद में वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो पहले और बाद का जो डिफरेंस है वो 24 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले भी हम जिस भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे, बाद में भी हम जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का मॉड, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, कौन बड़ा कौन छोटा है शुरू में हमें नहीं पता, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का मॉड्यूलस शुड बी इक्वल टू 24, सो दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा था, तो हमने इसको टिक कर दिया। Now let's do a next problem on this. Which of the following orbits of hydrogen atom should have the values of the radii in the ratio one is to 4, and the options that we have are K and L, option B is L and N, option C is M and N, and option D is 1 and 2 both, A and B। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो
ऑर्बिट्स का जो नंबर है, जिसको आप पहले KLMN बोलते हो, हम लोग आजकल इसको 1 2 3 4 बोल रहे हैं, बट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर एक न्यूक्लियस है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियस के आसपास पहला ऑर्बिट इज कॉल्ड एज K, फिर सेकंड ऑर्बिट L, थर्ड ऑर्बिट M एंड सो। ठीक है, तो KLMN, तो K की बात जब होगी तो दैट मीन्स N का वैल्यू 1 है, L मतलब N का वैल्यू 2 है, M N का वैल्यू 3 है, और एक्चुअली N मतलब N का वैल्यू। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट को लिखने के दूसरा तरीके हैं KLMN एंड सो। तो उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड हैव द वैल्यू ऑफ द रेडियाई इन द रेशियो। तो इन सबके रेडियाइज को अगर मैं रेशियोज में निकालूं तो क्या K और L के रेडियस का रेशियो 1:4 है, या L और N के रेडियस का रेशियो 1:4 है, एंड सो। तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज दिस, और सिंस हमें रेडियस का रेशियो निकालना है तो हमें 0.529 से इन सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा प्लानिंग है 10 सेकेंड का, पर आप बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो 0.529 को हम लोग एलिमिनेट ही कर सकते हैं, क्योंकि हर केस में मुझे रेडियस रेशियो चाहिए। नाउ हम लोग n²/z की वैल्यू लिख लेते हैं बस। तो अगर K शेल की आप बात कर रहे हो तो रेडियस इसके केस में क्या होगा, सिंस हाइड्रोजन का नाम लिया गया है तो Z की वैल्यू तो इन एवरी केस इट विल बी 1। तो K के लिए रेडियस विल बी 0.529 इंटू 1/1। L के लिए रेडियस इज 0.529 इंटू 2/1। M के लिए रेडियस इज 0.529 इंटू 3/1, एंड N के लिए रेडियस इज 0.529 इंटू 4/1। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। K एंड L के बीच का रेडियस का रेशियो आपको 1:4 चाहिए, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.529 कट जाएगा, ये आएगा 1² इज 1, 2² इज 4, तो 1/4। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बट हम अभी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक और ऑप्शन है जिसमें ए और बी दोनों करेक्ट है। तो अब मैं बी को चेक करूंगा। अब एक इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस वाली सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका ए क्वेश्चन ठीक हो गया, ए ऑप्शन, तो अब या तो आंसर यही होगा और या फिर आंसर ये होगा। ठीक है, और अगर ये आंसर को आपको ठीक करना है डी को, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बी भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप बी को चेक करो, अगर बी भी करेक्ट है तो आप आंसर टिक कर दो डी, क्योंकि डी में दोनों आ गए ए एंड बी। पर अगर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है दैट मीन्स डी भी करेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस यूज करोगे अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी को तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए सही हो गया तो अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। डी अगर सही होगा दैट मीन्स बी भी सही होना चाहिए, तो हम सिर्फ बी को चेक करते हैं। तो बी इज एल एंड एन, एल एंड एन। तो 0.529 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 16, तो 4/16 इज 1/4। दैट मीन्स बी इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर ए और बी दोनों करेक्ट है तो टेक्निकली मैं जिस आंसर को टिक करूंगा दैट विल बी डी, दैट मीन्स ए एंड बी बोथ। ठीक है।